चलिए, ये होमवर्क आपने नोट डाउन कर लिया होगा। टेक्स्ट एक्सरसाइज 29 बच्चों हमने लास्ट में हमारी रिमेनिंग थी, वो आज हमको देखनी है। मगर उसके पहले उस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते, फिर अगर वो हम सॉल्व करेंगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा वहां पे। चलिए, एग्जाम्पल में पहले ये ग्राउंड है, बेसिकली ये ग्राउंड, और जो ग्राउंड है यहाँ पे दो ब्लॉक मैंने यहाँ पे ऐसे अरेंज किए हुए हैं। एक का मास कैपिटल एम है और दूसरे ब्लॉक का मास स्मॉल एम है बच्चों। ये जो सरफेस है ये अभी हम स्मूथ कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल एम मास का ब्लॉक एंड स्मॉल एम मास का ब्लॉक। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे राइज कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, फाइंड, बेसिकली फाइंड फर्स्ट नॉर्मल फोर्स between capital M and ground, and second normal force between capital M and small m। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये ग्राउंड है और यहाँ पे हमने कैपिटल एम मास का ब्लॉक और उसके ऊपर स्मॉल एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। ये सिस्टम बच्चों स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम है, ना तो ये ब्लॉक की सिस्टम आगे मूव हो रही है, ना पीछे, ना अपवर्ड, ना डाउनवर्ड। ये अभी इक्विलिब्रियम है। जो हमारी सिस्टम है ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम आप चाहे कोई भी लेना हो ले सकते हो, इसको आप स्टैटिक भी बोल सकते हो, डायनेमिक भी बोल सकते हो। अभी ये इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक कब होगा? जब वेलोसिटी जीरो रहेगी। डायनेमिक कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले डेफिनेटली अर्थ ये कैपिटल एम मास के ब्लॉक को ऐसे डाउनवर्ड पुल करेगी mg से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो डेफिनेटली कैपिटल एम मास का ब्लॉक पे डाउनवर्ड mg फोर्स एक्सर्ट होगा। वो कौन करेगा? डेफिनेटली यहाँ पे कोई अर्थ होगी, अर्थ उसको ऐसे पुल करेगी। ये कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे mg की वजह से बच्चों ये ब्लॉक ग्राउंड को पुश करेगा और वहां से पुशिंग फोर्स क्रिएट होगा। ये जो नॉर्मल फोर्स हमारा मिला वो कैपिटल एम मास के ब्लॉक ने ग्राउंड को पुश किया, सो ग्राउंड ने ब्लॉक को पुश किया। दैट इज एक्शन रिएक्शन बच्चों। इसको हम एक्शन रिएक्शन बोलने वाले हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स इज नॉर्मल। ओके, फिर डेफिनेटली ग्राउंड बच्चों स्मॉल एम मास के ब्लॉक को भी पुल करेगी ना, दैट इज mg, स्मॉल mg। सर वो कैसे? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होने के लिए कांटेक्ट का होना रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो तो फील्ड फोर्स है बच्चों। आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि ग्राउंड कैपिटल एम को भी पुल करेगा और ग्राउंड स्मॉल एम को भी पुल करेगा। दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स mg से। अगर ये स्मॉल एम मास के ब्लॉक को ग्राउंड ने पुल किया तो डेफिनेटली वो पुल की वजह से ये ब्लॉक कैपिटल एम मास को पुश करेगा। यहां पे बच्चों ये नॉर्मल फोर्स आया अभी नॉर्मल, तो इसको मैं बोलूंगा n1 n1। अब स्मॉल m को जो mg एक्सर्ट हुआ उसकी वजह से स्मॉल m कैपिटल m को पुश करेगा, उसकी वजह से जो फोर्स आएगा दैट इज नॉर्मल फोर्स n2। ये n2 बच्चों, ये जो है स्मॉल m ने कैपिटल m को पुश किया तो कैपिटल m ने स्मॉल m को पुश किया, दैट इज n2 n2। ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, सेम नेचर के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट बॉडीज पे एक्सर्ट हो रहे हैं। जामनगर आ रही है क्या? प्रॉब्लम है? जामनगर आ रही है? सर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है सर, मतलब क्या क्या हो रहा है? लैग हो रहा है। ओके, वहां पे आपको कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा।
तो ये N2 और N1 हमको मिल गया। अब सर क्या करना है, सिंपल एफबीडी बनाओ। एफबीडी भी रिक्वायर्ड नहीं है बच्चों, आप डायरेक्ट भी अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि जो फोर्स दिखाने थे एरो से वो तो हमने यहाँ पे शो कर दिए है। सो एफबीडी ऑफ कैपिटल एम देखते हैं, चलिए कैपिटल एम के एफबीडी। इसके लिए हमको कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक है उसको एज अ पॉइंट कंसीडर करना है। चलिए ये कैपिटल एम, ओके। फिर एफबीडी में हमको वो फोर्सेस शो करने हैं जो ऑन द बॉडीज एग्जर्ट हो रहा है, बाय द बॉडीज नहीं। दैट मीन्स कैपिटल एम पे एक ग्रेविटी पुल कर रही है डाउनवर्ड mg, एक फोर्स mg डाउनवर्ड है। दूसरा ये ग्राउंड नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है n1 अपवर्ड, और ये m मास का ब्लॉक डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में। देखिए कैपिटल m को mg से ये ऐसे डाउनवर्ड पुल कर रही है, तो ग्राउंड उसको पुश की वजह से ग्राउंड भी n1 नॉर्मल फोर्स एग्जिट कर रहा है। उसके अलावा सर ये n1 तो बच्चों ग्राउंड पे एग्जिट हुआ है, हमको तो एफबीडी में वो फोर्स शो करने हैं जो ऑन द बॉडी एग्जिट हो रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम में है। सो इक्विलिब्रियम की वजह से हम डेफिनेटली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लिख सकते हैं। दैट इज n1 इज इक्वल टू mg, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ओके, n1 मिल गया। फर्स्ट हमको फाइंड करना था नॉर्मल फोर्स बिटवीन कैपिटल एम एंड ग्राउंड, तो ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच का नॉर्मल फोर्स n1 था, वो मिल गया। फिर नॉर्मल फोर्स बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ओके। तो यहां से मैं फिर से लिखता हूं बच्चों, एफबीडी ऑफ स्मॉल एम, एफबीडी ऑफ स्मॉल एम। चलिए तो फिर से मैं यहां पे स्मॉल एम को एज अ पॉइंट ट्रीट कर रहा हूं, ये स्मॉल एम। अब देखो यहां पे स्मॉल एम पे डेफिनेटली mg तो डाउनवर्ड होगा ही बच्चों। फिर और कोई है, और स्मॉल एम पे यस m2 अपवर्ड है, ये n2 अपवर्ड है, ओके। और बताओ। अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे आपने कैपिटल एम मास का ब्लॉक देखा, तो कैपिटल एम पे कैपिटल mg डाउनवर्ड था। फिर ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड ने नॉर्मल n1 अपवर्ड एग्जर्ट किया था, और कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे और एक फोर्स था, दैट इज n2, वो डाउनवर्ड एग्जिट हो रहा था। तब यहां पे हमको ये लिखना है बच्चों, n1 इज इक्वल टू mg प्लस n2, और यहां पे स्मॉल एम मास के ब्लॉक पे तो एक ही फोर्स है, अपवर्ड n2 है, स्मॉल mg डाउनवर्ड है, तो डायरेक्टली n2 इज इक्वल टू mg। और ये n2 की वैल्यू अगर यहां पे पुट करोगे तो यहां पे आपका n1 का आंसर मिलेगा कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। मैं g को कॉमन ले लूं तो कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये n1 मिल गया, ये n2 मिल गया, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे कैपिटल mg डाउनवर्ड था, वो ग्रेविटी ने पुल किया, उसकी वजह से नॉर्मल n1 आया। फिर स्मॉल mg की वजह से n2 आया। अब मुझे कौन से फोर्सेस शो करने हैं, जो ऑन द बॉडी एग्जर्ट हो रहे हैं। कैपिटल m पे बच्चों कैपिटल mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल n1 अपवर्ड है, और कैपिटल m पे एक और फोर्स n2 भी डाउनवर्ड था, कैपिटल n2 भी डाउनवर्ड था, तो mg प्लस n2 डाउनवर्ड अपॉन जो अपवर्ड जो था दैट इज n1। सो मैंने दोनों को इक्वेट किया, n1 इज इक्वल टू mg प्लस n2, n1 को सब्जेक्ट करो, यहां से n2 मेरे को मिल गया। क्लियर सबको, पक्का बुझ, ओके फाइन। अब थोड़ा और हम टफ करते हैं सिचुएशन को। देखो यहां से मैं फिर एक क्वेश्चन राइज करूंगा, देखना पहले यहां पे अगेन, ये एक ग्राउंड है, इसका मास m1, इसका m2, और यहां पे फिर m3। चलिए ये बेसिकली ग्राउंड है, ये जो है ये ग्राउंड है, और यहां पे हमको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट नॉर्मल फोर्स बिटवीन m3 एंड m2,
M3 and M2. Second, normal force between M2 and M1. M2 and M1. Third, normal force between M1 and ground. That's it. इतना हमको निकालना है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. बच्चों M1 मास का ब्लॉक है तो ग्राउंड है मगर ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल करेगी, उसकी वजह से M1G होगा. ओके ठीक है सर. ये M1G की वजह से क्या करेगा, ये ब्लॉक ग्राउंड को पुश करेगा, ग्राउंड उसको पुश करेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स डेवलप हो जाएगा. दैट इज N1 ओनली. ये N1. ओके फाइन. अब M2 पे भी बच्चों अर्थ तो ग्रेविटेशनल पुल करेगी. सर M2 अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्स नहीं है, वो तो बच्चों फील्ड फोर्स है. तो क्या करेंगे, चलिए ये M2G डाउनवर्ड है. ओके नो प्रॉब्लम. M2G डाउनवर्ड. अब M2G की वजह से M2 M1 को पुश करेगा, तो उसकी वजह से यहां पे ऐसे नॉर्मल फोर्स N2 और N2 आपको मिल जाएंगे. ठीक है चलो, फिर मैं कलर चेंज करता हूं. M3G भी बच्चों डाउनवर्ड होगा. M3G की वजह से ये M3 मास का ब्लॉक M2 को ऐसे पुश करेगा, तो यहां पे नॉर्मल फोर्स N3 मिल जाएगा आपको. ये M3 ने M2 को पुश किया, सो M2 ने M3 को पुश किया. अब यहां पे FBD रिक्वायर्ड नहीं है, मगर कभी कभी बच्चे फोर्सेस लेना भूल जाते हैं, इसलिए मैं यहां पे आपको FBD के साथ सब चीजें बताता हूं, वरना कोई रिक्वायर्ड नहीं है ऐसे. पहले देखो FBD किसकी बनानी है वो भी देखो. यहां पे क्या किया था हमने, कैपिटल M की पहले बनाई थी, फिर मैंने स्मॉल m की बनाई. यहां पे अब देखो कम फोर्सेस किस बॉडी पे है, M3 पे है, तो पहले मैं यहां पे FBD ऑफ M3 लिखता हूं. चलिए ये M3. अब देखो M3G डेफिनेटली डाउनवर्ड है, M3G तो डाउनवर्ड ही है. ओके दैट्स गुड. और बच्चों N3 अपवर्ड है. ओके N3 अपवर्ड है. ये सारा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है बच्चों, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. M3G और N3 अपवर्ड, नो प्रॉब्लम. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यहां पे भी ये इक्विलिब्रियम में ही हुआ. ओके अब इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस मैंने जो आपको पहले भी पढ़ाया था, सिग्मा F इज इक्वल टू 0 होगा. दैट मींस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो एक आंसर आपका मिल गया. देखिए दैट इज N3 इज इक्वल टू mg. और N3 नॉर्मल फोर्स किसका था, नॉर्मल फोर्स बिटवीन M3 एंड M2 हमारा N3 ही था. M3 और M2 के बीच नॉर्मल फोर्स देखिए ये N3 था. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. अब सेकंड देखते हैं. FBD ऑफ M2 बोलते हैं बच्चों, FBD ऑफ M2. इसके लिए हमको M2 को एज अ पॉइंट मास ट्रीट करना है. ये पॉइंट मास आ गया. चलो M2G तो होगा ही होगा. अब केयरफुली ऑब्जर्व करना, केयरफुली. M2 पे और कौन से फोर्सेस है, M2 पे N3 डाउनवर्ड है. देखिए हमको ऑन द बॉडी फोर्स शो करने हैं. M2 पे N3 डाउनवर्ड है, तो मेरे को N3 ऐसे लिखना होगा. M2 पे पर्पल कलर से देखिए, M2 पे N2 नॉर्मल अपवर्ड है. इसके अलावा कोई भी फोर्सेस M2 पे एक्सर्ट नहीं हो रहे. यस M2 एक्सर्ट कर सकते हैं, मगर हमको तो यहां पे वो फोर्सेस शो करने हैं जो M2 पे एक्सर्ट हो रहे हैं. ये N2, M2G, N3 फिनिश. अब ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम में तो हमको क्या करना है, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस. दैट मींस N2 इज इक्वल टू M2G प्लस N3. N3 की जगह क्या लिखना है, यहां पे बच्चों हमारा M3G था, तो मैं 3 लिखना भूल गया था. M3. चलिए तो M3 की जगह आप M3G लिखो, तो N2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा M2
प्लस m3 इंटू जी, ये n2 मिल गया। और n2 किसके बीच का फोर्स था? दैट इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन m2 एंड m1। यस, ये दोनों क्वेश्चन हो गए सेकंड वाला, ये सेकंड का आंसर। अब आगे देखते हैं, m1 की एफबीडी ड्रॉ करते हैं। सो एफबीडी ऑफ m1 क्या होगा सर? चलिए एफबीडी आप इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कीजिए। ये m1 है, बेसिकली ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पे m1g डाउनवर्ड होगा। यस, व्हाई नॉट। ये m1g डाउनवर्ड होने की वजह से ये ब्लॉक ग्राउंड को पुश करेगा, ग्राउंड उसको पुश करेगा, दैट मींस n1 अपवर्ड यहां पे मिल जाएगा, ये n1 अपवर्ड। ओके, और कोई फोर्सेस है? यस सर, देखिए m1 पे ये जो डाउनवर्ड नॉर्मल n2 है, जो पर्पल कलर से आपने शो किया है, वो है। देखिए यहां पे n2 डाउनवर्ड है। देखो आप सब बच्चों, m1 पे n1 अपवर्ड होगा, फिर m1 पे m1g तो डाउनवर्ड ही है, फिर m1 पे जो m2 है, जिसने m2 ने m1 को पुश किया था और नॉर्मल डेवलप हुआ था n2, तो ये n2 डाउनवर्ड है। देखिए आप यहाँ पे, तो आपको ये n2 दिखेगा, तो n2 डाउनवर्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू बच्चों डाउनवर्ड फोर्सेस करो, सिंपल बात। और n2 की वैल्यू यहां पे आप पुट कीजिए। अगर n2 यहां पे आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा n1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर सबको ये बात? हर जगह पे क्लियर? श्योर? सूरत पालनपुर? ओके फाइन। डबोली? ओके। एसयूवी? ओके। तरसाली? ओके। अब मैं यहां पे क्वेश्चन राइज कर रहा हूं, देखिए आप। अब इसी सिचुएशन में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये जो सारी सिस्टम है बच्चों, m1 है, m2 है, m3 है, ग्राउंड है, सब ठीक है, इसको अगर मैं कोई ऐसी लिफ्ट में अरेंज करूं, ऐसी लिफ्ट में जो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड ट्रैवल करती हो, ये लिफ्ट है, और ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड ट्रैवल कर रही है। वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 20 मीटर पर सेकंड भी है, जो भी है, मगर v हमारा कांस्टेंट है। और ये जो m1, m2 और m3 ब्लॉक जो है, वो सारे लिफ्ट के फ्लोर पे है। तो क्वेश्चन क्या चेंज होगा? नॉर्मल फोर्स बिटवीन m3 एंड m1 ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन m2 एंड m1 भी रहेगा। यहां पे चेंज होगा नॉर्मल फोर्स बिटवीन m1 एंड बेस ऑफ लिफ्ट या बॉटम ऑफ लिफ्ट, ऐसा कुछ चेंज होगा। तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा यहां पे? कैसे होगा, क्या होगा, मेरा ये क्वेश्चन है। फिर से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, मैंने सारी सिचुएशन को एक लिफ्ट में जाके पुट किया है, प्लेस किया है, जो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड ट्रैवल कर रही है। तो इसमें से कौन सा आंसर चेंज होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? चलिए, हैंड रेज करके आप आंसर दे सकते हैं, बिंदास आंसर दीजिए आप, आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि अगर रॉन्ग हो गया तो क्या होगा। अभी तक तो आप मुझे पहचान गए होंगे कि सर ने कभी किसी को ऐसे डांटा नहीं अगर रॉन्ग आंसर हुआ तब भी। चलिए, सुरेंद्र नगर, यस, आप बताइए। और बहुत सारे ऐसे, आप वहां से हैंड रेज कर सकते हो, जितने भी बच्चे को मालूम है हैंड रेज करना है। सुरेंद्र नगर अनम्यूट कीजिए। यस। चेंज नहीं होगा? क्यों नहीं होगा?
ओके, वेरी गुड। यहाँ पे ये सारे जो भी आंसर है वो एक भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों पहले स्टेशनरी था तो इक्विलिब्रियम में था, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो मैंने बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करना भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम को ही, सॉरी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ही शो कर रहा है। तो बेसिकली तो इक्विलिब्रियम ही है। तो इक्विलिब्रियम हुआ तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा वहां पे भी। तो अगर ये ब्लॉक ऐसे ही है या ऐसी लिफ्ट में है जो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, आंसर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इक्विलिब्रियम ही है। चलिए और एक चेंज इसमें, अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपर ट्रैवल करेगी तो क्या होगा? अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपर ट्रैवल करेगी तो आंसर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा और कैसे हमको उसके साथ डील करना है वो बताना है आपको। चलिए हैंड रेज कीजिए फिर से। ओके, नगर फिर से, पोरबंदर फिर से, अहमदाबाद। आप ऐसे नहीं, वहां से भी हैंड रेज कर सकते हो सिस्टम में से। यस, अहमदाबाद सेंटर। चलिए अनम्यूट कीजिए। बाला सिनोर, आप भी आंसर देना है आपको। ओके, अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ओके, आपने वो एक्सेलरेशन प्लस क्यों किया वो अब बताया, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पे? ओके, ओके, गुड। मगर यहाँ पे मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन का यूज नहीं करना है, और इसी जो फंडा है हमारा एफबीडी का, अगर उसके हिसाब से सिंपल सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए यूज करना है, क्योंकि अब तो जीरो तो नहीं है, वो पक्की बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कैसे कर सकते हैं आप बताइए। आपका यस, ओके, मगर जहां पे भी अगर फोर्स अपवर्ड है तो उस डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन शो करना है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से हमको ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड है, लिफ्ट का अपवर्ड है तो m3 का भी अपवर्ड होगा, तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसमें से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो और इज इक्वल टू m3a। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स सब्ट्रैक्ट करो इज इक्वल टू एम ए। यहां से अगर आप n3 को सब्जेक्ट करोगे तो वही आंसर आएगा जो बेन ने बताया, दैट इज m3g प्लस ए। ओके, ठीक है, वेरी गुड बेन, आपका आंसर सही था। मगर ये फंडा भी आपको मालूम होगा कि यहाँ पे देखिए, जो डायरेक्टली g प्लस ए कैसे बताया, रिलेटिव एक्सेलरेशन कि a अपवर्ड है और g डाउनवर्ड है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन को ऐड कर दो, तो g नहीं g प्लस है, तो सब जगह पे उसके अकॉर्डिंग भी आंसर मिल जाएगा। मगर हमको फंडामेंटल से पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए कि m3 का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो इज इक्वल टू m। ठीक है, श्योर? ओके फाइन। बच्चों यहाँ पे ये भी अब आपको मालूम होना चाहिए, मैं शायद नेक्स्ट लेक्चर में टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस डेफिनेटली करूंगा कि ऐसे ही लिफ्ट होगी, लिफ्ट में बच्चों यहाँ पे ऐसी स्ट्रिंग होगी, एक ब्लॉक होगा, तब बच्चों आपको यहाँ पे टेंशन पूछा जाएगा, ये m1 मास, फिर यहाँ पे और दूसरी एक कोई स्ट्रिंग रहेगी, यहाँ पे m2 मास होगा, यहाँ पे अगर टेंशन T1 है तो यहाँ पे T2, आपको T1 भी पूछा जाएगा, T2 भी पूछा जाएगा। ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ट्रैवल हो सकती है, ये लिफ्ट डाउनवर्ड भी चल सकती है, ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन अपवर्ड भी कर सकती है,
डाउनवर्ड भी कर सकती है। आपको फंडा क्लियर रखना है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डायरेक्टली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कीजिए, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, दैट्स इट। सर यस बताइए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कौन से सेंटर पे आवाज नहीं आ रहा है? जामनगर राधिका। जामनगर राधिका, आपके वहां पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, रिमेनिंग ऑल सेंटर पे परफेक्ट है, ठीक है। एक बार आप लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, हो जाएगा शायद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जो टेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 29 है वो। 10 1 rupee coins are put on the top of each other on a table, okay? Each coin has a mass m। 1 rupees के 10 कॉइन को हमने एक टेबल की फ्लोर पे रखा हुआ है। Each coin has a mass m। Give the magnitude, okay, give the magnitude and direction of first the force on the 7th coin counted from the bottom due to all the coin on its top, okay। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे बच्चों 10 कॉइन हमको लेना है, ये ऐसे ग्राउंड है और यहाँ पे ऐसे 10 कॉइन, ये फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कॉइन ऐसे है बच्चों। अब देखो यहाँ पे सबका मास m है, वो गिवन है। यहाँ पे हमको दो बातें बतानी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। फर्स्ट है द फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू कॉइन्स ऑन इट्स टॉप, ड्यू टू ऑल द कॉइन, ड्यू टू ऑल द कॉइन इट्स टॉप। 7 कॉइन देखिए तो वहां पे उसके टॉप पे है 8 9 और 10, इस पे हमको फोर्स बताना है, बॉटम से स्टार्ट करके 7th कॉइन पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर देना है, फिर भी मैं आपको सब चीजें डिटेल से पढ़ाता हूं, फिर लास्ट में मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको। 7th है, उसके अपर साइड कौन सा कॉइन है? 8th कॉइन। वहां पे डेफिनेटली बच्चों ग्रेविटी mg फोर्स एग्जिट होगा, वो mg की वजह से ये 8th कॉइन 7th कॉइन को पुश करेगा। दैट पुशिंग फोर्स इज नॉर्मल फोर्स, दैट इज n1 n1। 8th कॉइन ने 7th को पुश किया, 7 ने 8th को पुश किया, n1 n1 मिल गया। फिर 9th पे भी बच्चों डेफिनेटली mg फोर्स डाउनवर्ड होगा ही, क्योंकि ग्रेविटी वो तो फील्ड फोर्स है, उसके लिए 9th कॉइन और ग्राउंड के बीच के कांटेक्ट कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो mg से ऐसे बच्चों उसने पुल किया, तो ये 9th कॉइन 8th कॉइन को ऐसे बच्चों पुश करेगा, उसकी वजह से पुशिंग फोर्स नॉर्मल n2 आएगा, तो यहाँ पे n2 ऐसे डेवलप हो गया। फिर 10th कॉइन को भी यहाँ पे ऐसे ग्रेविटी पुल करेगी mg, सो 10th कॉइन 9th को पुल करेगा, सॉरी पुश करेगा, और उसकी वजह से वहां से बच्चों पुशिंग फोर्स आपका डेवलप होगा, दैट इज n3 ऐसे n3, शायद ये कलर नहीं दिखेगा आपको, n3 ये n3 और यहाँ पे भी ऐसे n3। चलो अब हम इंडिविजुअल एफबीडी ड्रॉ कर दें, इसका एफबीडी आप देखिए क्या होगा। तो 10th कॉइन है, मास तो सबका m ही है, उस पे बच्चों mg डाउनवर्ड है, ओके, और n3 अपवर्ड है ऐसे, ओके। तो n3 इज इक्वल टू mg, सर डायरेक्ट, यस, क्यों? क्योंकि सब स्टेशनरी है, n3 इज इक्वल टू mg। फिर हम एफबीडी इस कॉइन का ड्रॉ करेंगे, ये 10th कॉइन का एफबीडी था, अब हम 9th कॉइन का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। चलिए 9th कॉइन पे भी बच्चों mg तो डाउनवर्ड है ही, 9th पे एक तो n3 डाउनवर्ड एग्जर्ट हो रहा है, हमको ऑन द कॉइन फोर्सेस शो करने हैं। देखिए 9th कॉइन पे 10th कॉइन जो है वो नॉर्मल डाउनवर्ड एग्जर्ट कर ही रहा है, सो n3 तो डाउनवर्ड है, और सर और n2 अपवर्ड है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम में ही है,
सो N2 इज इक्वल टू mg प्लस N3 की जगह बच्चों में अगर mg लिखूं सो mg प्लस mg, तो यहां से हमारे पास N2 इज इक्वल टू 2mg मिल गया। ठीक है, अब 8th कॉइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। अब 8th कॉइन का एफबीडी ऑफ 8th कॉइन, चलिए इसको पॉइंट मास स्ट्रेट करते हैं। mg तो डाउनवर्ड ही है m3 पे mg। अब 8 पे कौन से फोर्सेस है? एक नॉर्मल है, अपवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड है n1 नॉर्मल n1 अपवर्ड है। और बच्चों 9th कॉइन देखिए, 8th कॉइन को वो पुश कर रहा है नॉर्मल n2 से, सो n2 भी है, ये भी इक्विलिब्रियम में। सो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो n1 इज इक्वल टू mg प्लस n2, और n2 क्या है बच्चों हमारा 2mg, सो n1 इज इक्वल टू 3mg। अब हमको क्या निकालना था? हमको फाइंड करना था द फोर्स ऑन 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। तो बच्चों 7th पे 8th ने कितना नॉर्मल एग्जिट किया? n1। तो ये n1 कितना है हमारा? 3mg। तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया 3mg। और किस पे फोर्स एग्जिट हुआ? द फोर्स ऑन द 7th कॉइन ड्यू टू ऑल, तो ये सारे फोर्स 7 पे डाउनवर्ड 3mg एग्जिट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड है 3mg और डायरेक्शन है बच्चों डाउनवर्ड। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो फिर भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो, देखिए शॉर्टकट क्या है, 7th कॉइन है उस पे अपर साइड देखिए 8th 9th और 10th, बेसिकली mg की वजह से ही बच्चों क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स आएगा, क्योंकि mg की वजह से ही वो पुश करेगा और पुश की वजह से नॉर्मल फोर्स वहां पे डेवलप होगा। तो ये 8th कॉइन है उसका mg, 9th कॉइन है उसका mg, 10th कॉइन है उसका mg, सो mg 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 टोटल 3mg। अगर ये n2 n1 n2 n1 n2 ऐसे n3 n3, ये डाउनवर्ड अपवर्ड, तो ये तो सारे इंटरनल फोर्सेस है। नॉर्मल फोर्स वो तो इंटरनल फोर्सेस है, सो इंटरनल फोर्सेस को आप कैंसल आउट कर लो, तो एक्सटर्नल फोर्स तो बच्चों 3mg ही है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं। फिर भी मैंने सारा कैलकुलेट करके आपको बताया है कि ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, वरना अगर आपको आंसर देना है तो अगर 6 कॉइन पे मैं पूछूं तो 7 8 9 10 4 है तो 4mg डाउनवर्ड, दैट्स इट, फिनिश। क्लियर? ठीक है सबको? यहाँ पे जो नॉर्मल है वो इंटरनल फोर्सेस है, वो कैंसल आउट हो रहा है बेसिकली। अगर सारे सिस्टम के बारे में हम बात करें तो सिस्टम में कौन सा? 8 9 एंड 10 तीनों कॉइन को काउंट करें। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन by the 8th coin, okay, the force on the 7th coin by the 8th coin, वही होगा ना बच्चों। यहाँ पे पहले हमको 7th coin पे रिमेनिंग ऑल के लिए बताया था, रिमेनिंग ऑल ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। अब हमको यहाँ पे सेकंड बताना है द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। तो देखिए ना 7th पे 8th कॉइन n1 ही एग्जिट कर रहा है ना, ये जो 7th कॉइन है उस पे ये n1 ऐसे डाउनवर्ड एग्जिट हो रहा है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 3mg होगा और डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, सिंपल, फिनिश। सर ये अकेला कैसे? 7 को अकेला 8th कैसे 3mg फोर्स एग्जिट करेगा? अरे 8 का तो mg फोर्स एग्जिट करेगा, मगर 8 पे 9th है वो mg एग्जिट कर रहा है, 9 पे 10th है वो भी mg एग्जिट हो रहा है, तो सारा का क्यूमुलेटिव इफेक्ट वो 3mg होगा ना। ओके ठीक है, थर्ड देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। ओके 6 कहां पे गए? चला गया, ये रहा 6th कॉइन। 6 पे कितने हैं बच्चों? 7 8 9 और 10। जो 4 कॉइन है वो सारे 4 कॉइन mg पे, सॉरी 6 कॉइन पे टोटल 4mg डाउनवर्ड एग्जिट करेंगे। यस, व्हाई नॉट सर। अब नॉर्मल को आप हटा दो, सारा सिस्टम ले लो, 7 8 9 10 टोटल एम मास के 4 कॉइन है और सब 4mg एग्जिट करेंगे। ये टोटल 4 कॉइन 4mg एग्जिट करेगा, तो 6th 7th पे बच्चों डेफिनेटली अपवर्ड 4mg ही एग्जिट होगा, क्योंकि जितना डाउनवर्ड फोर्स इतना ही अपवर्ड। यहाँ पे हमको क्या बताना है? द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। तो 7th कॉइन 4mg,
6 पे डाउनवर्ड एग्जर्ट करेगा। सो 6th कॉइन 7th पे 4 mg अपवर्ड एग्जर्ट करेगा। तो ये 6th कॉइन है वो 4 mg अपवर्ड एग्जर्ट करेगा, अपवर्ड। डायरेक्शन भी हमको बतानी जरूरी है। तो यहां पे देखिए ये बच्चों 3 mg, फिर सेकंड का भी 3 mg और फिर डायरेक्टली 4 mg। अगर मैं यहां पे आपको ऐसा बताऊं, चलिए आपको क्वेश्चन राइज करूंगा, फोर्स ऑन सेकंड कॉइन ड्यू टू ऑल इट्स टॉप, क्या आंसर होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स ऑन सेकंड कॉइन ड्यू टू ऑल इट्स टॉप कॉइन, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों आपको बताना है। फोर्स ऑन सेकंड कॉइन, ओके, मुझे आंसर चाहिए वलसाड से। चलिए वलसाड अनम्यूट कीजिए। सेकंड कॉइन पे रिमेनिंग जो 8 कॉइन है उसकी वजह से फोर्स कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी? ओके, और डायरेक्शन कौन सी? ओके गुड, डाउनवर्ड। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि सेकंड कॉइन का रिएक्शन फोर्स क्या होगा, तो रिएक्शन फोर्स भी 8 mg होगा, मगर वो अपवर्ड होगा क्योंकि सेकंड कॉइन थर्ड कॉइन को ऐसे 8 mg से अपवर्ड रिएक्ट करेगा। ओके फाइन, चलिए अब ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में कर सकते हो, ये भी होमवर्क में है बच्चों। अब हमको इंपल्स पढ़ना है। चलिए मैं अब आपको इंपल्स पढ़ाने जा रहा हूं। इंपल्स, इंपल्स क्या है बेसिकली, यहां पे ये बात हमको बतानी है कि अगर मोशन में हमको बॉडी के मोशन में चेंज करना है तो फोर्स भी चाहिए और फोर्स कितने टाइम के लिए एग्जर्ट हो रहा है वो भी चाहिए। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं इंपल्स का मीनिंग, चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन force exert on it and it also depend time taken by force to exert। चेंज इन मोशन ऑफ बॉडी, हम बॉडी के मोशन को चेंज करना चाहते हैं। सो चेंज इन मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन फोर्स एक्शन ऑन इट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स टाइम टेकन बाय इट। सिंपल यहां पे लिख लो, टाइम टेकन बाय इट। जितनी टाइम तक वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो टाइम और फोर्स दोनों डिसाइड करेंगे कि मोशन में चेंज कितना होगा। सर एग्जाम्पल से आप बताइए। देखिए पहले आपको न्यूटन सेकंड लॉ मालूम होना चाहिए, न्यूटन्स सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। तो वो क्या बोलेगा, न्यूटन सेकंड लॉ आपको मालूम है, जो एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो आपका चेंज इन मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम के इक्वल था। F इज इक्वल टू dp बाई dt, आपने वो पढ़ा हुआ है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा p बाई डेल्टा टी। ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों, यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, dp को मैं सब्जेक्ट कर रहा हूं, dp वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों f एक्सटर्नल इनटू dt कर रहा हूं। मैंने बताया ना कि जो मोशन में चेंज है वो फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, और सिर्फ फोर्स नहीं, फोर्स कितने टाइम पे, टाइम के लिए एग्जर्ट हो रहा है उस पे भी वो डिपेंड करेगा। सो F इंटू dt करोगे तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। अगर मैं यहां से बच्चों
ऐसा बताऊं तो ये डेल्टा पी बोलो या डेल्टा टी बोलो, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे, देखिए आप, दैट वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी, और इसको हम बोलेंगे बच्चों इम्पल्स। ये हमारी इम्पल्स का इक्वेशन हो गया। सर ये कब यूज करना है, मैं आपको बताता हूं, देखिए डिस्कस कर रहा हूं। ये इम्पल्स भी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी ही है। यहां पे मैं लिखता हूं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फिर तो सर डायरेक्शन बताइए आप, डायरेक्शन क्या होगी इम्पल्स की? कुछ नहीं है, एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी, एफ इंटू डेल्टा टी या डी टी करो, आपको इम्पल्स मिल जाएगा, और कुछ नया नहीं है इसमें। न्यूटन सेकंड लॉ ही है बेसिकली हमारा। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, या ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आप दोनों लिख सकते हो। डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, या ऑलवेज इन एक्सटर्नल फोर्स, दोनों आप लिख सकते हो, क्योंकि टाइम तो आपका स्केलर है। चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हो, या ऑलवेज इन एक्सटर्नल फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपका इंपल्स रहेगा। ओके ठीक है। फिर यूनिट, यूनिट हम डिस्कस करते हैं। यूनिट, तो यूनिट यहां पे होगा बच्चों, देखिए दोनों यूनिट आप यूज कर सकते हो। फोर्स का होगा न्यूटन, टाइम का होगा सेकंड। तो फर्स्ट टर्मर हो गया न्यूटन इंटू सेकंड। आंसर देखिए चेंज इन मोमेंटम ही है, तो मोमेंटम का आपको यूनिट मालूम होना चाहिए। P इज इक्वल टू एम वी, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम होगा किलोग्राम, V होगा मीटर पर सेकंड। तो आप यहां से न्यूटन इंटू सेकंड को अगर सिंप्लीफाई करना है तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन इंटू सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसल आउट, सो केजी इंटू मीटर पर सेकंड आपको बच्चों यहाँ पे यूनिट मिल जाएगा। ये हमारा इंपल्स हुआ। देखिए ओके अब क्या करना है सर? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यस इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो आप, मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे शो कर रहा हूं। देखिए कोई ऐसा एग्जांपल है, ये बेसिकली वैसे स्मूथ सरफेस है हमारी, ये एम मास का कोई ब्लॉक है। वो बच्चों एम मास का ब्लॉक इनिशियली स्टेशनरी है, और ये टाइम हम t इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। देखना अब यहाँ पे, फिर t इज इक्वल टू 0 पे वो स्टेशनरी था, और हमने इस पे फोर्स एग्जर्ट किया किसी t टाइम तक। ये t इज इक्वल टू t टाइम तक हमने फोर्स एग्जर्ट किया, और वो फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके वो v हो गई। तब हमको इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। फाइंड फाइनल वेलोसिटी। सर ये तो आपने क्या बात की, ये फाइनल वेलोसिटी आपको बता, वो तो वैसे ही निकल जाती सर, इसमें आपका इंपल्स का रोल क्या है? देखो सही बात है, आप ऐसे भी हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे सर? देखो ये आपका फोर्स तो बेसिकली सर कांस्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने ऐसा नहीं बताया कि ये एक्सटर्नल फोर्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ऐसा नहीं लिखा है। कैपिटल एफ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, नो ऐसा नहीं लिखा है मैंने। फिर ऐसा भी नहीं लिखा है आपने दैट कैपिटल एफ इज इक्वल टू दैट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये भी नहीं लिखा है। सही बात है। तो सर क्या करना है? तो ये कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट फॉर्मूला लिखो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, दैट इज v इज इक्वल टू v0 प्लस at। v0 बच्चों यहाँ पे इनिशियल है वो 0 है, तो इसको 0 रखो। और एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चों? f इज इक्वल टू m है, सो एक ही जगह आप लिख पाओगे f बाई m इंटू टी। आपको मिल गया है सर। देखिए यहाँ पे सर इंपल्स की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको मास मालूम है, फोर्स मालूम है, टाइम मालूम है, आप वेलोसिटी फाइनल निकाल सकते हो। करेक्ट। मगर बच्चों कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे टाइम गिवन नहीं होगा, फिर भी हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तब क्या करेंगे? टाइम गिवन नहीं होगा,
सिर्फ और सिर्फ आपको इंपल्स ही गिवन होगा। इंपल्स का यूनिट है न्यूटन इंटू सेकंड। तब हम यहां पे यूज करेंगे सो बाय इंपल्स। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय इंपल्स, तो इंपल्स क्या बताता है? आपको बताता है एफ डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू बच्चों डेल्टा पी। अब कितनी देर तक फोर्स एक्सर्ट हुआ, कितने टाइम तक हुआ? कभी कभी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स एक्सर्ट होता है वहां पे ना तो हमको वो फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ वो बताएंगे, ना कितनी देर तक वो फोर्स एक्सर्ट हुआ वो भी नहीं बताएंगे, हमको सिर्फ बताएंगे इंपल्स। जैसे क्रिकेटर अपने बैट से बॉल को शॉट लगाता है तो वो बॉल और बैट के बीच में कितने टाइम तक कांटेक्ट रहता है और कितना फोर्स एक्सर्ट होता है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम के लिए बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट होगा और वहां पे फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा। तो हमको दोनों चीज ना देके सिर्फ और सिर्फ इंपल्स ही देंगे और फिर फाइनल वेलोसिटी पूछ लेंगे। तो यहाँ पे अगर टाइम नहीं होता तब हमको ये इंपल्स पता है, यस पता है, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। ओके सर, इंपल्स फाइनल मोमेंटम क्या लिखना है बच्चों? एम वी। इनिशियल क्या लिखना है? 0। यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, इंपल्स अपॉन मास करोगे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी फाइनल। ये बेसिकली वी फाइनल। तो जब भी टाइम नहीं गिवन होगा और फिर हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उस टाइम हम ये कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। क्लियर सबको? पक्का? ओके फाइन। अब बच्चों अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट होगा, मैं इसका प्रूफ भी आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इफ एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तब आप लिखोगे इंपल्स आई इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। सिंपल। मगर इफ एफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, दैट मीन्स कि आपका एक्सटर्नल फोर्स, ये एफ एक्सटर्नल है, आपका एक्सटर्नल फोर्स बच्चों टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तब ये फॉर्मूला आपको मिलेगी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। सर वो कैसे? मैं प्रूव करा रहा हूं, देखिए। एफ एक्सटर्नल अगर आपका कांस्टेंट होगा, सिंपल एफ डेल्टा टी ही लिखना है, मगर आपका फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इंपल्स इज इक्वल टू आपको लिखना है एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। ओके सर, हमको इसका प्रूफ चाहिए, चलिए मैं आपको प्रूव करके देता हूं। हम यहां पे ये प्रूव करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस पे बच्चों आपने एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया है किसी dt टाइम के लिए, फॉर स्मॉल टाइम, तो स्मॉल टाइम के लिए अगर आपने ये ब्लॉक जिसका मास m है उस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया है, डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसका मोशन चेंज होगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी को आप मास के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज मैं डेफिनेटली लिख पाऊंगा बच्चों dp इज इक्वल टू एफ डी टी। स्मॉल टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट हुआ, उसका मोमेंटम चेंज हुआ dp इज इक्वल टू एफ डी टी। ओके ठीक है। अगर ऐसे करके हम 0 टू t टाइम तक देखें, 0 टू t टाइम तक देखें, तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे मोमेंटम चेंज को हमको ऐड ऑन करना है, और वो बच्चों यहाँ पे कंटिन्यूअस है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करें एफ डी टी, टाइम की लिमिट होगी 0 टू टी। सो डीपी 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 बच्चों पहले इनिशियल मोमेंटम था, फिर फाइनल कुछ होगा, तो डेफिनेटली डीपी का इंटीग्रेशन होगा पी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो पी एफ माइनस पी आई होगा, और यहाँ पे ऐसे ही आपको रखना है 0 टू टी। अगर बच्चों एफ कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को बाहर ले लो, अगर एफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, डी टी का टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो डेल्टा टी मिल गया आपको, वहां
पे प्रूव हो गया बच्चों। अगर एफ कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे ही रखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन एफ डी टी 0 to t, इसको हम इम्पल्स बोलेंगे। या बच्चों अगर एफ कांस्टेंट है, यहाँ पे आप लिखना है तो लिख लो, मैं सिर्फ यहाँ पे अगर इफ एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट तो क्या करना है, तो आपको पी एफ माइनस पी आई कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लो, डी टी का टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया आपका। यहाँ पे डेल्टा टी लिखना है, नो प्रॉब्लम, डेल्टा टी, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, फिनिश बच्चों। दोनों मैंने प्रूव कर दिया आपको। और एक वे भी है, ये कांस्टेंट के लिए है। बेसिकली इंपल्स बोलो या चेंज इन मोमेंटम बोलो, दोनों एक ही बात है। कभी कभी हमको इंपल्स देके फाइनल वेलोसिटी पूछी जाएगी, तब हमको ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है। यहां पे और एक मेथड भी है, वो क्या है सर, वो देखो आप, वो कौन से मेथड है आपको मालूम है बच्चों, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, न्यूटन सेकंड लॉ पता है? यस सर, हमको मालूम है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकूंगा, देखिए तो, that F external is equal to d by dt, P की जगह मोमेंटम P is equal to मैं M भी लिखूंगा, ओके दैट्स गुड, M भी ओके। सो F external is equal to M को आप कांस्टेंट ले लो क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, dv by dt। सर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमको प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेशन, वो नहीं लिखना है हमको, अभी हमको मालूम है। अब dt को मेरे को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना है। सर क्यों? मुझे कुछ और प्रूव करना है, इसलिए इज इक्वल टू m इंटू डीवी वेक्टर, इंटीग्रेट बोथ दी साइड। जीरो टाइम पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी, t टाइम के फाइनल वेलोसिटी vf हुई, तो यहाँ पे 0 टू t f एक्सटर्नल इनटू dt बच्चों, dv का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन होगा v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो बच्चों vf माइनस vi। अगर इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो mvf माइनस mvi आपको डेल्टा p देगा। फिर से वही बात प्रूव हो गई, देखिए फिर से अगेन वही बात हमने प्रूव की। क्लियर सबको? श्योर? ओके। अब हमको इंपल्स मोमेंटम थियरम पढ़ना है, IMT। इंपल्स मोमेंटम थियरम, दैट इज IMT। सर ये क्या है? आपको आगे वर्क एनर्जी थियरम भी आएगा, ऐसा ही यहाँ पे इंपल्स मोमेंटम, इंपल्स और मोमेंटम के बीच का ही रिलेशन है, IMT इंपल्स मोमेंटम थियरम। ये अहमदाबाद में क्या चल रहा है ऋत्विक सर, देखना जरा। इंपल्स मोमेंटम थियरम, अगर यहां पे ये ग्राउंड है, ये कोई m मास का ब्लॉक है, ओके ठीक है, ये कोई उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहां पे वेलोसिटी है, मास है, तो इनिशियल मोमेंटम भी होगा डेफिनेटली, इनिशियल मोमेंटम भी है उसके पास, ओके नो प्रॉब्लम। फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे ट्रैवल कर रहा है, फिर यहां पे जब वो ब्लॉक पहुंचेगा तो स्मॉल टाइम के लिए उस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट मीन्स हम इंपल्स वहां पे एक्सर्ट कर रहे हैं।
स्मॉल टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए वहां पे फोर्स एग्जर्ट होता है। वो फोर्स बच्चों उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। सो उस हिसाब से वो फोर्स प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। क्योंकि अगर फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एग्जर्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर वी फाइनल बनेगी, तो हमको वहां पे इंपल्स को ऐड करना है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहां पे फिर वो एम मास का ब्लॉक की वेलोसिटी वी एफ। तो यहां पे इनिशियल मोमेंटम था, स्मॉल टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट हुआ, प्लस ऑपोजिट में तो माइनस, इज इक्वल टू उसका कुछ फाइनल मोमेंटम बना। ऐसे ही देखो, मैं ऐसे यहां पे चल रहा हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, किसी ने आके मुझे पीछे से स्मॉल टाइम के लिए पुश किया, धक्का दिया, तो डेफिनेटली वो स्मॉल टाइम के लिए जो मुझे धक्का दिया उससे मेरा मोमेंटम चेंज हो जाएगा ना, मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर वो पीछे से मुझे धक्का देता है तो मेरा मोमेंटम बढ़ जाएगा, आगे से देखता है तो मेरा मोमेंटम उस हिसाब से घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे दोनों चीजें हो सकती है। सो इनिशियल मोमेंटम पी आई प्लस माइनस बच्चों इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये इम्पल्स की जगह आप इम्पल्स की जगह एफ डेल्टा टी भी पुट कर सकते हो या इंटीग्रेशन एफ डी टी भी पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट फोर्स होगा तो आपको इम्पल्स की जगह एफ डेल्टा टी लिखना होगा, और वो टाइम डिपेंडेंट फोर्स होगा तो आपको इंटीग्रेशन एफ डी टी लिखना होगा। फोर्स कौन सा है? इनिशियल कोई बॉडी पर्टिकुलर मोमेंटम से चल रही थी, स्मॉल टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट हुआ, फिर मोमेंटम चेंज हुआ। क्लियर? ओके, मोडासा? ओके फाइन। सुरेंद्र नगर? ओके, वलसाड? ओके डन। अब हम लास्ट यहां पे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिमिट लिखनी है तो आप लिख सकते हो, जो भी है वो। ये आपको याद रखना है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और लास्ट अब डिस्कशन हमारा, हमको मालूम है कि इम्पल्स I इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज एफ डी टी। इसका मीनिंग है बच्चों कि अगर कहीं पे भी फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ हो ऐसा, तो फोर्स वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो आपको इंपल्स बताएगा, ये आपको इंपल्स देगा। सो एरिया अंडर एफ वर्सेस टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ वर्सेस टी ग्राफ प्रोवाइड चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। प्रोवाइड इंपल्स भी बोल सकते हो या चेंज इन मोमेंटम। जब भी हमने बच्चों यहाँ पे आपको मालूम है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हमने पढ़ा था, dt को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, सो v dt इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट किया था तो इंटीग्रेट v dt इज इक्वल टू x आप पढ़ चुके थे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल बताता था। ऐसे ही इंटीग्रेशन a dt इज इक्वल टू आपने डेल्टा v भी पढ़ा था। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको चेंज इन वेलोसिटी बताता था। ऑलवेज इंटीग्रेशन y dx आपको एरिया बताएगा। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन y dx करने चलोगे तो इंटीग्रेशन ठीक है, y की जगह फोर्स है तो फोर्स, और dx की जगह यहाँ पे टाइम है तो dt, तो वो आपको इंपल्स प्रोवाइड करेगा। तो फोर्स वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर f वर्सेस t कर्व प्रोवाइड इंपल्स।
ओके, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे। ये उसकी थियरी है, ऐसे हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए क्या बताता है, एफ ग्राफ, एफ वर्सेस टी ग्राफ फॉर अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द चेंज इन, यस बताइए। चलिए लिखिए, नो प्रॉब्लम, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ऋत्विक सर, ये अहमदाबाद वाले बच्चे को आज बिठा ना, वो लास्ट वो 2 गर्ल्स का ही काम है मुझे, उसके अलावा सारा क्लास जो है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम हो गया ना सर मैं किस, और कौन है ऋत्विक सर के अलावा, विशाल भाई है ना, ओके ठीक है। चलिए, क्लियर सबको, लिख लिया, ओके फाइन। अब हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एप्टी ग्राफ फॉर अ बॉडी, एप्टी ग्राफ फॉर अ बॉडी is shown in the figure, what is the change in the value of momentum बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली फोर्स है, न्यूटन में है, और यहाँ पे ये टाइम टी है जो सेकंड में है। सो आपको मालूम है फोर्स वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व आपको इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम देगा। सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, ये हमको यहाँ पे बताना है। चेंज इन मोमेंटम इन द इनिशियल टाइम इंटरवल 0.03 सेकंड। सो यहां से लेके 0.03 सेकंड में ये जो आपका एरिया अंडर द कर्व है वो होगा बच्चों, यहाँ पे एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ, ये बच्चों 10 है, ये 10 है, और ये 0.03 है। सो 0.3 सिर्फ होगा, 0.3 न्यूटन इनटू सेकंड। फिनिश बच्चों, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 0.3 न्यूटन इंटू सेकंड लिखो या ये यूनिट लिखो, ये होमवर्क में है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 18, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, 2 बिलियर्ड बॉल each of mass 0.05 kg moving in opposite direction with speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो बिलियर्ड बॉल है, ये बॉल है बेसिकली, जिसका मास हमको m और m इज इक्वल टू 0.05 kg है। वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, ये m, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी में लिखूंगा 6 I कैरेट मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव एक्स है इसलिए। ये जो दूसरा है इसकी लिखूंगा मैं -6 I कैरेट मीटर पर सेकंड। क्यों सर, क्योंकि नेगेटिव में इसलिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कोलाइड एंड रीबाउंड विद सेम स्पीड, यहाँ पे ऐसे ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे दोनों ने कोलाइड किया, ऐसे ये कोलाइड किया। जब दोनों बॉल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो ड्यूरिंग कॉलिजन वो दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, बेसिकली कांटेक्ट और कॉमन सरफेस, तो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा। ये फर्स्ट बॉल है, चलिए ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, तो फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल को पुश किया, तो सेकंड ने फर्स्ट को पुश किया, ये नॉर्मल सेकंड पे एक्सर्ट हो रहा है, ये नॉर्मल जो लेफ्ट वाला है वो फर्स्ट पे एक्सर्ट हो रहा है, और वो दोनों रिबाउंड हुए विथ सेम स्पीड। अब आगे क्या होगा, ये जो हमारा फर्स्ट बॉल है उसकी अब फाइनल वेलोसिटी सर 6 ही रही, मगर डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तब हम उसको दोनों सेम नहीं मान सकते ना, -6 I कैरेट मीटर पर सेकंड। और ये जो दूसरा बॉल है वो ऐसे आगे बढ़ेगा, Vf इज इक्वल टू 6 I कैरेट मीटर पर सेकंड।
चलिए अब हमको ये सिचुएशन बताई गई है, अब हमको यहाँ पे बताना है व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ईच बॉल ड्यू टू अदर। देखो यहाँ पे आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो नेक्स्ट 10 सेकंड में मिल जाएगा। चीजों को समझना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का रोल है। तो अगर हम बॉल 1 के लिए बात करें, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों बॉल 1। अब देखिए बॉल 1 पे इम्पल्स क्या होगा, बॉल 1 पे इम्पल्स इज इक्वल टू बच्चों हमको मालूम है चेंज इन मोमेंटम। यहां पे फोर्स क्या लगा, नॉर्मल, वो तो बेसिकली कांस्टेंट फोर्स है, सो एफ डेल्टा टी। ओके नो प्रॉब्लम। चलिए एफ डेल्टा टी, क्या आपके पास एफ की जगह बच्चों क्या है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स, सो एन डेल्टा टी। क्या एन की वैल्यू आपके पास है, नहीं है सर। कितने टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो मालूम है, नहीं है हमको। तब क्या करना है, तो अगर आपको इंपल्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम का ही हेल्प लेना होगा, क्योंकि ना तो आपके पास फोर्स है, ना तो आपके पास वो वैल्यू है जिस टाइम की वो वैल्यू है जितने टाइम तक ये फोर्स एग्जिट हो रहा है। तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम से ही निकलेगा। सो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। वेक्टोरियल लिखना है, नो प्रॉब्लम, वेक्टोरियल लिखो। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, मास सेम है तो मास को मैं ऐसे लिखूंगा m फाइनल वी एफ माइनस वी आई बच्चों, m है 0.05 kg, वी एफ क्या है, वी एफ आपका यहां से देखिए वी एफ है -6 i कैरेट, माइनस ऑफ वी आई है +6 i कैरेट। सो -6 -6 -12 0.05 इंटू -12 i कैरेट। सो इसको आप लिख सकते हो 5/100, 5/100 तो 12 इंटू 5 60, 60/100 0 0 कैंसिल 0.6। सो इम्पल्स आपको मिल गया माइनस ऑफ 0.6 आई कैरेट, न्यूटन इंटू सेकंड या केजी इंटू मीटर पर सेकंड, मैं लिख रहा हूं न्यूटन इंटू सेकंड। ये फर्स्ट बॉल पे आपको इम्पल्स मिल गया। अब बॉल 2 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए बॉल 2 के लिए, सर क्यों ये दोनों में सेम नहीं होगा, देखो तो सही आप। बॉल 2 के लिए फिर से वही बात, इम्पल्स इज इक्वल टू बच्चों फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल एम वी एफ माइनस ऑफ वी आई। ओके, मास क्या है यहाँ पे, जो मास है बॉल का वो है बच्चों 0.05 kg, सो 0.05। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी सेकंड की देखिए +6 i कैरेट। ओके, वी एफ आपका होगा 6 i कैरेट, माइनस ऑफ वी आई क्या होगा -6 i कैरेट। सो माइनस माइनस प्लस, सो 0.05 इंटू 12 i कैरेट बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर से आपको +0.6 i कैरेट न्यूटन इंटू सेकंड मिल जाएगा। ये आपका इम्पल्स हुआ बच्चों। यहाँ पे अगर बॉल 1 पे पूछे तो बॉल 1 पे -0.6 i कैरेट है, और बॉल 2 पे पूछे तो +0.6 i कैरेट है। तो यहाँ पे अगर दोनों आंसर होते, प्लस भी होता माइनस भी होता, तब आपको लैंग्वेज देखनी होती कि हमको इम्पल्स फर्स्ट बॉल पे फाइंड करना है या इम्पल्स सेकंड बॉल पे फाइंड करना है। और आप देखो मैंने आपको इंपल्स में लिखा है कि इंपल्स की डायरेक्शन कहां पे होगी, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सही बात है ना बच्चों, देखिए फर्स्ट बॉल पे फोर्स नेगेटिव एक्स में एग्जर्ट हो रहा है तो इंपल्स नेगेटिव एक्स में है, सेकंड बॉल पे जो फोर्स है वो राइटवर्ड एग्जर्ट हो रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो सेकंड में इंपल्स +i कैरेट में। देखिए जो हमने डिस्कस किया था कि इंपल्स की डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वो बात प्रूव हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड लिखना होता तो ऐसे बॉल 1 और बॉल 2 का डिस्कस करना का यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मगर डायरेक्शन बतानी है तो ये कंपलसरी है। क्लियर सबको?
श्योर, पक्का, पोरबंदर, ओके फाइन। तो यहां पे सिर्फ आपको तो यही गिवन है, ऐसा नहीं होता है, ये होमवर्क। ये बच्चों देखो, टॉपिक 1 to 6 का 43 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए ये क्या बताता है, इसमें अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। A ball of mass 150 gram and velocity 12 meter per second coming toward a batsman is hit by him with a force of 480 Newton in such a way that ball moves with velocity 20 meter per second in the direction opposite to its original one. Okay. Find the time of contact between the ball and bat. तो ऐसे कोई यहाँ पे बैट्समैन था, उसके हैंड में ऐसे आप बैट रखो, ऐसे बैट है, यहाँ पे ऐसे बॉल ट्रैवल कर रहा है। बॉल का मास कितना है बच्चों? मास है 150 ग्राम। कितनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है? पहले 12 मीटर पर सेकंड से वो ट्रैवल कर रहा है, इसका मास है ये। वो हिट कर रहा है, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कितनी वेलोसिटी से चलेगा? मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। दैट मींस ये बॉल अब 20 मीटर पर सेकंड से फॉरवर्ड ट्रैवल करेगा। फाइंड द टाइम टेकन बिटवीन द बॉल एंड बैट। बॉल एंड बैट के बीच का हमको टाइम टेकन फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो क्या होगा सर? सिंपल है यार, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, वही लिखना है। टाइम आपको बताना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। आपको डेल्टा T फाइंड करना है तो उसको सब्जेक्ट कीजिए। VF क्या होगा? मास को ऐसे आप कॉमन ले लो और फाइनल वेलोसिटी है 20 माइनस ऑफ इनिशियल क्या है? माइनस 12 अपॉन फोर्स कितना है? 480 न्यूटन। मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों ऐसे M VF माइनस VI अपॉन डेल्टा T। मास कितना है? मास जो है वो है 0.05 kg, नहीं 150 ग्राम है, तो वो होगा 0.150। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए आप, 0.150 इंटू 32 अपॉन 480, फिनिश। सर यहाँ पे अगर हमने डायरेक्शन ऑपोजिट ली और यहाँ पे माइनस है तब भी टाइम है बच्चों, तो आपको मैग्नीट्यूड ले लेना है वहां पे। क्लियर? ओके फाइन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आपकी टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 24 है। देखिए, फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, ये पोजीशन है बेसिकली, और सेंटीमीटर में देखना, वाई कोऑर्डिनेट हमारा सेंटीमीटर में है। फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.05 kg, ओके सॉरी 0.04 kg। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस मोशन। वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये जो है ना फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर ये x वर्सेस t का ग्राफ है तो ये ग्राफ कौन सा फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए बनेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंपल्सेस रिसीव्ड बाय द बॉडी? व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंपल्सेस? ओके, ये आपको डिस्कस करना है। देखिए, व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू consecutive impulses received by the body. Okay, what is the magnitude of each impulses? Okay, चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ग्राफ किसका है? x वर्सेस t, और इम्पल्स की जो हमारी फॉर्मूला है, इम्पल्स I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम भी हमने देखा था, F डेल्टा t भी हमने देखा था। यहाँ पे टाइम तो है मगर फोर्स की बात नहीं हो रही है, तो मैं F डेल्टा T तो नहीं कर पाऊंगा। सर डेल्टा P कर पाऊंगा। डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, M को आप कॉमन ले लो। यस, यहाँ से वेलोसिटी मिल सकती है। अरे सर कैसे? देखो, X वर्सेस T का ग्राफ सिर्फ एक ही चीज बताएगा।
अगर उसका स्लोप आप कंसीडर करोगे तो स्लोप आपको बताएगा वेलोसिटी। सो 0 to 2 सेकंड आप देखो, 0 to 2 सेकंड। यहाँ पे 0 to 2 सेकंड के लिए क्यों सर लिया आपने? थीटा ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, थीटा कांस्टेंट है। और 0 to 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी भी नहीं, बेसिकली स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आप करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू dx बाई dt आपको मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 0 to 2 सेकंड के लिए थीटा कांस्टेंट है, थीटा लेस देन 90 है ग्रेटर देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है एंड कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो आपको मालूम है x वर्सेस t का ग्राफ है, उसमें स्लोप tan थीटा आपको वेलोसिटी बताएगा। कंसीडर कीजिए tan थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली यही थीटा लीजिए क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट रहने वाला है। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेकंड, दैट मीन्स वो होगा बच्चों 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी। फिर देखते हैं 2 to 4। सर ये कैसे मालूम हुआ? मैंने बताया ना, हमको इंपल्स फाइंड करना है पहले। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स, इंपल्स बताना है। तो फोर्स तो कहीं पे है नहीं, एक्स टी से हम वेलोसिटी फाइंड करके बच्चों मोमेंटम का चेंज निकाल सकते हैं। फिर 2 to 4 सेकंड के लिए देखते हैं। तो 2 to 4 सेकंड के लिए देखिए बच्चों, थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90, दैट मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। यहाँ पे ये आपको +1 सेंटीमीटर पर सेकंड मिल रही है क्योंकि थीटा लेस देन 90 है, तो ये +1। 2 to 4 सेकंड के लिए थीटा ग्रेटर देन 90 एंड बच्चों डेफिनेटली ये कांस्टेंट तो है ही, थीटा देखिए कांस्टेंट है। तो यहां से अगर मेरे को लिखना है तो ये थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अगर मेरे को करना है तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर बाई 2, दैट मीन्स -1 सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ। बच्चों देखिए यहाँ पे 2 सेकंड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, दैट मीन्स मोशन चेंज हुआ। और मोशन तभी चेंज होगा जब फोर्स एक्सर्ट होगा, और स्मॉल टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट होगा तो हम बता सकते हैं कि वहां पे इंपल्स होगा। देखिए 4 सेकंड पे फिर से देखिए थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, दैट मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। फिर 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी फिर से नेगेटिव हुई, फिर से नेगेटिव, फिर 8 to 10 सेकंड वेलोसिटी पॉजिटिव, 10 to 12 सेकंड थीटा ग्रेटर देन 90 होने की वजह से वेलोसिटी नेगेटिव। सो आफ्टर एवरी 2 सेकंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स मोमेंटम चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे बताया ना व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंपल्स, दैट इज आफ्टर एवरी 2 सेकंड। दैट मीन्स पहला जो आपका इंपल्स मिलेगा वो 2 सेकंड पे मिलेगा, फिर 4 सेकंड पे, फिर 6, फिर 8, ऐसे चलेगा। जो बताया ना व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंपल्सेस, सर वो कैसे आपने डिसाइड किया? अरे इंपल्सेस दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। आफ्टर एवरी 2 सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। सर वो तो वन ही है, मगर डायरेक्शन के हिसाब से देखो, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इंपल्स। सो दो कंसेक्यूटिव इंपल्स के बीच का टाइम 2 सेकंड होगा यहाँ पे, आफ्टर एवरी 2, 2 to 4, 4 to 6 करिए आप। मैग्नीट्यूड क्या है? चलिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्सिस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों अब इंपल्स एट 2 सेकंड। सर क्यों 2 सेकंड? अरे 2 सेकंड पे ही देखो ना वेलोसिटी में चेंज हुआ है। 2 सेकंड से कुछ कम टाइम पे आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी एंड 2 सेकंड के बाद आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो 2 सेकंड वही टाइम था ना, 2 सेकंड के पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी और 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। दैट मीन्स 2 सेकंड पे आपको इंपल्स, दैट मीन्स स्मॉल टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा, तभी ये हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो इंपल्स एट 2 सेकंड हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स इंपल्स एट 2 सेकंड, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स बच्चों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। सर यहाँ पे हमको दिक्कत होगी, फाइनल कौन सी लेनी है बताओ? 2 सेकंड पे इंपल्स है ना, तो फाइनल होगी आफ्टर 2 सेकंड। सर आफ्टर 2 सेकंड कौन सी वाली? अरे फिर दो यार, 2 to 4 पीक सी है,
वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, और इनिशियल दैट मींस बिफोर 2 सेकंड। चलिए अब आप यहाँ पे सब वैल्यू पुट कीजिए। इम्पल्स I इज इक्वल टू मास कितना है बच्चों 0.04 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर 2 सेकंड, दैट मीन्स 224, वो होगी -1 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर पर सेकंड को हमको मीटर पर सेकंड में लिखना है, तो -2 माइनस इनिशियल क्या है बच्चों, इनिशियल बिफोर 2 सेकंड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट मीन्स 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये होगा बच्चों 0.04 माइनस 10⁻⁻2 माइनस 10⁻⁻2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻2, तो 0.08 होगा। और 0.08 तो अगर ये 2 के पावर को एडजस्ट करना है तो 8 इंटू 10⁻⁻4 kg इंटू मीटर पर सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड। सर ये माइनस बगैर हमको देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मेरा आंसर प्लस ही रहेगा, हमको तो मैग्नीट्यूड निकालना है। फिर इम्पल्स एट, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं बच्चों, अब हमको इम्पल्स एट 4 सेकंड देखते हैं। चलिए इम्पल्स एट 4 सेकंड, फिर 6 8 ऐसा ही होगा। फिर भी यहाँ पे मैं और एक आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। सर फाइनल कौन सी और इनिशियल कौन सी, आप बताओ। फाइनल होगी, आप इम्पल्स किस टाइम के लिए फाइंड कर रहे हो 4 सेकंड पे, सो फाइनल होगी आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड। सर इनिशियल कौन सी होगी, इनिशियल बिफोर 4 सेकंड, बिफोर 4 सेकंड। चलिए तब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इम्पल्स I इज इक्वल टू मास कितना है, मास है 0.04 फाइनल आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड। सर आफ्टर 4 सेकंड तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होगी, 0 से 2 के लिए है, वो ही 4 to 6 के लिए है, क्योंकि देखो तो प्लस बच्चों फाइनल प्लस रहेगी, प्लस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 10⁻⁻2 माइनस वी इनिशियल दैट मीन्स बिफोर 4 दैट मीन्स 2 to 4 के लिए वो माइनस है, सो माइनस इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए 0.04 इंटू 2 0.08 होगा, दैट मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू सेकंड। फिनिश। सर यहाँ पे प्लस है, मगर हमको तो मैग्नीट्यूड लिखना है, वही है, देखिए हमको तो मैग्नीट्यूड ही लिखना है। क्लियर सबको यहां तक? तो ये दोनों क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल दिया। अब लास्ट है, व्हाट इज द नहीं सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। देखिए ये जो ग्राफ है वो ऐसी एक फिजिकल सिचुएशन का हो सकता है जहां पे बच्चों ऐसी दो वॉल होगी, ये वॉल है बेसिकली, ये ग्राउंड स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ ग्राउंड होना चाहिए, और यहाँ पे ये बॉल है वो t इज इक्वल टू 0 पे कांस्टेंट वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है बॉल। सरफेस स्मूथ होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, कोई फोर्स भी एग्जर्ट नहीं करेगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे कोलाइड किया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पे उसने कोलाइड किया, और फिर वही टाइम पे वो वापस मुड़ा और उसकी वेलोसिटी वही रही। दैट मीन्स ये जो कॉलिजन था, कॉलिजन का मीनिंग कांटेक्ट नहीं है, कॉलिजन का मीनिंग है चेंज इन मोमेंटम। कांटेक्ट होता है तो उसको हम कॉलिजन नहीं बोलते, उसको हम इंपैक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये जो टाइम है 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड, और कॉलिजन होगा वो इलास्टिक कॉलिजन होगा। सर ये क्या बात हुई, ये आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाई जाएगी, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन का मीनिंग है बॉल जिस वेलोसिटी से कोलाइड करेगा उसी वेलोसिटी से वो वापस आएगा। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से उसने कोलाइड किया तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही वो वापस आ रहा है, इसको आप इलास्टिक कॉलिजन बोलोगे।
फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस आया, फिर यहाँ पे आके वो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे उसने फिर से कोलाइड किया, फिर वो वापस मुड़ा। देखिए 0 to 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यस। 2 to 4 के लिए वेलोसिटी नेगेटिव थी, यस। 4 to 6 के लिए फिर से पॉजिटिव, फिर 6 to 8 के लिए फिर से नेगेटिव। तो अगर आप जिस रूम में बैठे हो, मैं यहाँ पे जो स्टूडियो है, यहाँ पे भी वॉल है, यहाँ पे भी वॉल है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से वो चलेगा, 2 सेकंड से यहाँ से कोलाइड करेगा, जिस वेलोसिटी से वो कोलाइड करेगा उसी वेलोसिटी से वो वापस आएगा। ऐसे कोलिजन को आप इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हो। फिर ऐसे यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे कोलाइड होगा, फिर वापस आएगा, ऐसे यहाँ पे वो मोशन करेगा। क्लियर सबको? ओके फाइन, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छी टेक्स्ट एक्सरसाइज थी, ऐसे बच्चों आंसर आपका हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ये भी होमवर्क में है, ऐसा ही कोर क्वेश्चन है। अब देखिए, ये बेसिकली हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है, डोंट वरी, मगर अच्छा है। नीट 2006 का था सॉल्यूशन। ऐसा ही फिर रिपीट भी होने वाला है। देखिए यहाँ पे 2016 में ऐसा ही रिपीट हुआ, फिर और एक एम्स का है। हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अब बॉल 0.5 kg की बॉल है, 0.5 kg बॉल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक अ हार्ड बॉल, ओके हार्ड बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। ये बच्चों आपको रीडिंग एरर नहीं करनी है, जो 30 डिग्री एंगल है वो विद द वॉल है। इट इज रिफ्लेक्टेड विथ सेम स्पीड, दैट मीन्स जो 12 मीटर पर सेकंड उसका मैग्नीट्यूड वही रहने वाला है, एंड एट द सेम एंगल, दैट मीन्स 30 डिग्री पे वो वापस हो रही है। इफ द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल विथ 0.25 सेकंड, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल पे कितना एवरेज फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हमको बताना है। देखिए यहाँ पे भी मैं सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसे कोई वॉल है आपके पास, और बच्चों यहां से एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg है, वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे। उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बच्चों, यहाँ पे, और वो देखिए ये 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। किसके साथ? वॉल के साथ। वो 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, वो गिवन है। वॉल के साथ भी हो सकता है, वॉल के परपेंडिकुलर साथ भी हो सकता है। फिर वो ऐसे वापस चला, यहाँ पे वही बॉल है, ये एंगल भी 30 डिग्री ही है, और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही हुआ। ये अगर 12 मीटर पर सेकंड था तो ये भी 12 मीटर पर सेकंड ही हुआ। वो क्वेश्चन में गिवन है सेम स्पीड, देखिए इट इज रिफ्लेक्टेड विथ सेम स्पीड। बच्चों डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए बॉल ने वॉल के साथ कोलाइड किया है, तो डेफिनेटली ये बॉल वॉल को पुश करेगा, वॉल बॉल को पुश करेगा। यहां से ऐसे जो कॉमन सरफेसिस है वो कॉमन सरफेसिस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा। आपको क्या नॉर्मल फोर्स पता है? नहीं, वो तो फाइंड करना है। यस, आपको कितनी टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट हुआ वो पता है। क्या करना है सर? सिंपल यार, आपको फोर्स फाइंड करना है, टाइम गिवन है, तो एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम निकालो यार, क्या बात हुई इसमें। तो देखिए इम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इम्पल्स I इज इक्वल टू, आप देखो डेल्टा P इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। आपको एफ ही निकालना है, एन हो तो एन, एफ हो तो एफ। चलिए डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे बच्चों क्या मैं ऐसा नहीं लिख पाऊंगा, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है। ये 12 मीटर पर सेकंड के मैं ऐसे दो कंपोनेंट नहीं लिख सकता। देखो तो ये दो कंपोनेंट ऐसे, ये 30 है तो देखिए ये z हो रहा है, देखिए
मैथ्स है, देखिए ये 30 होगा तो ये 30 ही होगा, ऐसे ऐसे। तो ये होगा बच्चों 12 cos 30, ये बच्चों होगा 12 sin 30। फिर यहां पे भी देख लो आप, ऐसे। बच्चों ये वॉल और बॉल के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो मैंने y एक्सिस ड्रॉ की है ये वॉल को पैरेलल ही है। अगर वेलोसिटी वॉल के बीच 30 था तो ये भी 30 होगा, तो ये होगा 12 cos 30 और ये होगा -12 sin 30। सर माइनस क्यों, आप ही देखो नेगेटिव एक्स में है, तो ये होगा -12 sin 30। ये सॉल्यूशन। ओके, अब आप देखो y डायरेक्शन में, y में देखिए बच्चों, यहां पे सुनना मेरी बात, बिफोर कॉलाइजन y में आपकी वेलोसिटी 12 cos 30 थी, आफ्टर कॉलिजन y में आपकी वेलोसिटी 12 cos 30 ही हुई। दैट मीन्स y में वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हुआ, दैट मीन्स y में मोमेंटम का चेंज ही नहीं होगा, दैट मीन्स मोशन चेंज ही नहीं हुआ, दैट मीन्स y में फोर्स ही नहीं है। करेक्ट है ना, जो फोर्स नॉर्मल है वो तो x में है, तो y का मोशन तो ऐसा ही है बच्चों, देखिए y में तो सेम ही है, y में मोशन का कुछ चेंज ही नहीं हुआ। हाँ x में हुआ, यस नहीं, देखो सर 12 sin 30 था x में, फिर 12 sin 30 रहा, मगर आफ्टर कोलिजन वो -12 sin 30 हुआ। दैट मीन्स डायरेक्शन की वजह से तो मोशन चेंज हुआ, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हुई, दैट मीन्स मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। सो दैट मीन्स हम इंपल्स डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एक्स डायरेक्शन में है। आपको मैंने सिखाया था कि एक्स डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी का चेंज होता है तो उसके लिए फोर्स भी एक्स का ही रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्स का फोर्स कभी वाई की वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाएगा, और वो बात यहाँ पे प्रूव भी हुई। चलिए, तो फिर क्या आपको निकालना है, एवरेज फोर्स डेल्टा पी। चलिए मास वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, फाइनल -12 sin 30, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा बच्चों, -6 sin 30 1/2 -6 मीटर पर सेकंड। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये होगा 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी -6 मेक स्टेप, और यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एफ डेल्टा टी। चलिए m इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी -6, मास क्या है बच्चों 0.5, ओके -6 वीएफ -6 और +6, तो -6 ही होगा। कितने टाइम के लिए, 0.25 सेकंड के लिए। यहाँ से आप f को सब्जेक्ट कीजिए, सो f इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा 0.5 इंटू -12 अपॉन 0.25, ओके। तो ये होगा बच्चों माइनस ऑफ 5/10 लिखना है तो 60 होगा, 60/10 दैट मीन 6, और यहाँ पे 25/100, सो 25/100 आपको मिल गया, 5/10 यस, 12 5 60, 60/10 6, 25, ओके। तो यहाँ पे आपका होगा 25 इंटू 20 करोगे 500, तो F इज इक्वल टू 20 और 24 से 100 -24 न्यूटन। सर आंसर तो +24 न्यूटन है। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड ले लेना है, नहीं ऐसा नहीं है, हमने सब सही किया है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर लैंग्वेज में स्लाइटली चेंज होता है तो आंसर -40 भी, सॉरी -24 भी आ सकता है। देखिए अब मैंने आपको बताया था चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन, इंपल्स बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन। आपने चेंज इन मोमेंटम किसके लिए लिखा है, बॉल के लिए लिखा है या वॉल के लिए, बॉल या वॉल, बॉल। दैट मीन्स आपने जो चेंज इन मोमेंटम निकाला है वो बॉल का है, तो ये फोर्स भी बॉल पे एक्सर्ट होगा ना, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम आपने बॉल का लिया है तो फोर्स भी बॉल का, तो ये एफ बॉल, ये एफ बॉल, करेक्ट है ना बच्चों। देखिए बॉल पे तो फोर्स नेगेटिव में ही एक्सर्ट हो रहा है,
अगर बॉल पे -24 होगा तो वॉल पे बच्चों +24 न्यूटन होगा ना। जितना ही फोर्स वॉल ने बॉल पे एग्जर्ट किया है उतना ही फोर्स बॉल ने वॉल पे एग्जर्ट किया है। आंसर आपका +24 ही होगा। यहां पे अगर मैं लैंग्वेज चेंज करूं, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, और आंसर में 24 और -24 दोनों बताऊं तो आपका करेक्ट आंसर -24 होगा। तो ऐसा क्या यार, आप लिखो ना, मैग्नीट्यूड ही लिखना है, माइनस तो गिवन ही नहीं है। ऐसे नहीं होता, यहाँ पे चेंज हो सकता है। क्लियर सबको? पक्का? श्योर? ओके, आगे बच्चों अब होमवर्क में ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, ये भी होमवर्क में है। ये टैक्स एक्सरसाइज 14 आपको ट्राई करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। देखो, ट्राई कंपलसरी करना है। यस बताइए। कौन सा सेंटर? वलसाड। ओके, ये पार्ट या सारा क्वेश्चन छूट गया था? सर बाला सिनोर, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, आप बैठो। सारा ये तो ये तो मैंने इम्पल्स लिखा है सिर्फ, I = डेल्टा पी एम वी फाइनल। ये बच्चों वी फाइनल है, मगर यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट एक्स में हो रहा है तो हमारा इम्पल्स भी या चेंज इन मोमेंटम भी एक्स में ही होगा। वाई में तो देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है। एक्स में पहले पॉजिटिव एक्स में थी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में हुई, उस हिसाब से -6 -6 -12। अब फोर्स ऑन बॉल बताओगे तो वो -24 होगा, क्योंकि -24 यहाँ पे आंसर में किसी भी जगह माइनस नहीं है। क्या मैग्नीट्यूड लेना है? नहीं, हमको ऐसा मैग्नीट्यूड नहीं लेना है। तो एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल बताया है। आपने चेंज इन मोमेंटम किसके लिए फाइंड किया है? बॉल के लिए। तो फोर्स भी किसका होगा? बॉल। तो बॉल पे -24 है, वो दिख भी रहा है कि बॉल पे जो नॉर्मल फोर्स था वो नेगेटिव एक्स में था, तो बॉल पे -24 तो वॉल पे +24। बस इतना था। ओके फाइन, ये होमवर्क में था। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, वो मैं ऐसे आपको डिस्कस कर रहा था। फिर ये टैक्स एक्सरसाइज 11 मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ये होमवर्क में नहीं करना है, होमवर्क में नहीं करना है आज। फिर ये देखो बच्चों, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F = 600 - 2 × 10⁵ देखो, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, where F is in Newton and T in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse? तो यहाँ पे impulse का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन एफ डी टी। क्यों? क्योंकि फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है बच्चों, फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो आपको फॉर्मूला इंपल्स का एफ डेल्टा टी ये यूज नहीं करना है, इंटीग्रेशन एफ डी टी यूज करना है। और टाइम की लिमिट क्योंकि 0 है तो इसको आप 0 रखो, जो टाइम मिलेगा वो लिमिट में आपको पुट करना है। ये आगे मैं आपको अब होमवर्क में दे रहा हूँ, टाइम की लिमिट कैसे होगी। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0, तो इसके अकॉर्डिंग आप 0 ले लो, यहाँ से जो टाइम मिलेगा वो यहाँ पे पुट कीजिए। फिर भी क्वेश्चन गिवन है, ये सब होमवर्क में ही है बेसिकली। ओके ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।